हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है नॉलेज प्लस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है और ये किस तरह से हमें डेली एक्टिविटीज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन को समझते हैं कि मोशन होता क्या है। किस चीज को हम मोशन बोलेंगे? मोशन हम बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन चेंज होती है उसी को हम मोशन बोलते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक लड़का है जो साइकिल पर चल रहा है और इसकी जो पोजीशन है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक शिफ्ट हो रही है और इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कुछ टाइम लगता है। मान लेते हैं कि 10 सेकेंड इसको ऑलमोस्ट टाइम लगता है। तो 10 सेकेंड बाद अगर हम इसकी पोजीशन देखते हैं तो इसकी पोजीशन ए पोजीशन से बी पोजीशन हो जाएगी। इसका मतलब इसकी पोजीशन, इसकी जगह चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसी को हम मोशन कहते हैं। वहीं अगर नीचे वाला आपको लड़का नजर आ रहा होगा जो कि वेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है, चाहे आप कितनी भी टाइम बाद देख लीजिए, तो इसका मतलब ये रेस्ट पोजीशन कहलाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो हमसे बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा डेली एक्टिविटीज में कि आपको डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं जो हवा के साथ उड़ते रहते हैं। इसका मतलब उनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब ये एक तरह से मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से आपने लीव्स को देखा होगा, ब्रांचेस ट्री से गिरते हुए, है ना। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी लीव्स पड़ी हुई हैं। ये जो लीव्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले ट्रीज पर थी, अब ये नीचे गिर गई टाइम के साथ, तो ये मोशन में थी। जब एक बार नीचे फिक्स हो गई तो मतलब ये रेस्ट में हो गई। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी टाइम के साथ तो कहेंगे कि वो मोशन में है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि सनराइज सनसेट का केस, की सनराइज आपका ईस्ट में होता है और ये वेस्ट में जाके इवनिंग में शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब डेली एक्टिविटीज में ये भी आपको नजर आता है, इसकी पोजीशन भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हर टाइम आप देखोगे कुछ टाइम बाद आपको इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये हम कंसिडर करते हैं कि ये मोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी पोजीशन भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अर्थ की भी पोजीशन चेंज हो रही है। जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो सारे के सारे टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सारे के सारे मोशन में है ना। अब अर्थ जब अपनी पोजीशन चेंज करती है तो इसी वजह से जो है सीजन होते हैं, है ना। जो अर्थ की जो पोजीशन है, क्योंकि वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जब वो रिवॉल्व कर रही होती है तो इसी वजह से उसके जो है पोजीशन जो है वो चेंज हो रही होती है टाइम के साथ। इसी वजह से सीजन होते हैं, जैसे समर, विंटर, है ना, फिर बारिश आती है। तो इस तरीके से ये जब सीजन जो होते हैं एक दूसरे से चेंज होने का रीजन अर्थ का रोटेशन है, और अर्थ का रोटेशन टाइम के साथ हो रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अर्थ इज इन मोशन, अर्थ भी मोशन शो कर रही है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि उनको चैप्टर समझने के लिए बहुत जरूरी है उनको जानना। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है कोई भी पॉइंट जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकें। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं और हमें कोई जिस जगह में जाना है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो उसके आसपास जो बहुत बड़ी जो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत फेमस है, जैसे कोई स्कूल है नज़दीक में, तो हम आराम से उस जगह पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हाँ, आप मान लीजिए यहाँ पर हैं सिटी के किसी लोकेशन में और आपको जाना है, कोई शॉप है बहुत फेमस है बट उसको आप नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से एक स्कूल है, स्कूल बहुत वेल नोन है, उसके बारे में आपको पता है, तो आप स्कूल को एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं कि उसके सामने ही वो शॉप है। इसका मतलब आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से स्कूल एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, मतलब एक लैंडमार्क बन गया। लैंडमार्क इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, मतलब जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो कि भाई वो उसके सामने ही है या उसके लेफ्ट है, राइट है या उसके नज़दीक में है। तो आप इस तरह के ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, उसके बारे में बताया, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। यहाँ स्कूल एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, है ना।
तो इसी तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हैं। अब इसी तरीके से कोई एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है या रेस्ट में है, वो हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो हो सकता है वो उसे रेस्ट में नजर आए या फिर मोशन में। कैसे, देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं बस का, और ये बस मूव कर रही है, अभी रेस्ट में है। तो अभी रेस्ट कंडीशन में दोनों ही, जो बस के अंदर जो पैसेंजर हैं और जो बाहर पैसेंजर हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए रेस्ट में है ना, क्योंकि दोनों की ही पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये बस चलने लगेगी तो जो बस के पैसेंजर्स हैं वो भी मूव करने लगेंगे, वाइल जो पैसेंजर खड़े हैं उनके लिए वो बस के पैसेंजर मूविंग पोजीशन में आ गए। मतलब ये बस मोशन में है तो इसके जो पैसेंजर होंगे वो भी मोशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बस वाले पैसेंजर को बाहर वाले पैसेंजर मोशन में नजर आएंगे, जबकि बाहर खड़े पैसेंजर्स को बस वाले पैसेंजर्स मोशन में नजर आएंगे, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक दूसरे के लिए चेंज हो रही है ना। लेकिन जो बस में बैठे पैसेंजर्स हैं उन लोगों के लिए आपस में एक दूसरे के लिए आपस में जो बैठे हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, जबकि बाहर खड़े पैसेंजर उनके लिए मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मोशन के टाइप्स को हम स्टडी करते हैं कि मोशन के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। मोशन एक्चुअली में हम अगर ब्रॉड स्केल पर डिफाइन करें तो मोशन 3 टाइप्स के होते हैं: 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मोशन हम लिनियर मोशन बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। देखते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट मोशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर बस है, सिर्फ एक ही पाथ में मूव कर रही है ना, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे एक टाइम में तो हम उसे 1D मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि ये 1D मोशन है। वही 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन हम जब बोलते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ 2 डायरेक्शन में मूव करे। जैसे कि यहाँ पर ये बॉल है, बॉल को बैट्समैन ने हिट किया और ये आपको 2 डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आ रही होगी, एक इस डायरेक्शन में और एक आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रही होगी, है ना। देखिए ये जो बॉल है जब ये मूव करेगी तो कुछ इस तरीके से जा रही है, तो इसका मतलब ये आपके एक्स एक्सिस में भी चल रही है, आगे भी चल रही है और ऊपर भी चल रही है। तो इसका मतलब 2 डायरेक्शन में एक साथ चलना कहलाता है 2D मोशन। मतलब एक साथ एक ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में चले, है ना, ऊपर भी जाना और आगे भी चलना, तो ये कहलाता है 2D मोशन। अब 3D मोशन क्या होगा? 3D मोशन हम बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक साथ 3 डायरेक्शन में चले, एक साथ चलना चाहिए, एक टाइम में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 चले, 1 बाय 1 चलेगा तो 1D हो जाएगा वो, तो एक डायरेक्शन में एक टाइम में चल रहा है, एक साथ तीनों डायरेक्शन में। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पर ये जेट फाइटर है, ये एक साथ आगे भी चल रहा है ना, और ये आपका ऊपर भी चल रहा है और ये आपका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। देखिए जेट ऐसे जा रहा है, आगे जा रहा है, फिर ये आगे जाने के साथ साथ ऊपर जा रहा है ना, आगे भी चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो 2 डायरेक्शन हो गए। फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो ये 3 डायरेक्शन हो गए एक साथ, ऊपर जाना वाई एक्सिस में, आगे जाना एक्स एक्सिस में और फिर डायरेक्शन चेंज करना, तो मतलब ये जेड डायरेक्शन में। तो 3 एक्सिस हो गई, एक्स, वाई और जेड। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3 डायरेक्शन में मूव करेगा वो भी एक टाइम में, तो हमसे बोलेंगे कि वो 3D मोशन है। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ 3 डायरेक्शन में चले हम उसे 3D मोशन बोलेंगे। वहीं अगर एक साथ कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मूव करे तो हम उसे 2D मोशन कहेंगे, वो एक साथ 2 डायरेक्शन में चल रहा है, एक टाइम में चल रहा है। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम 2D मोशन या 3D मोशन या 1D मोशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इन मोशंस को हम जैसे चाहे किसी भी मोशन को स्टडी करें तो इनमें कुछ बेसिक चीजें आ जाते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये सब चीजें, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। वैसे हम यहाँ डिटेल में 1D मोशन को ही स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें भी पता होनी चाहिए मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर्ड करे, है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर्ड करे। कैसे? देखो यहाँ पर एक ये गर्ल है जो अपने कोचिंग से घर जा रही है और इसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है।
जैसे यहाँ 50 मीटर है और इसका टाइम देखते हैं, डिस्टेंस आ रहा 50 मीटर ही है, हर स्टेप में इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और 2 सेकंड लगते हैं इसको अप्रॉक्स, तो दूसरे में भी 2 सेकंड लगते हैं, तीसरे में भी 2 सेकंड लगते हैं। मतलब इसको हर एक डिस्टेंस कवर करने में, इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, जैसे पहले 50 मीटर कवर करने में 2 सेकंड लग रहे हैं, नेक्स्ट 50 मीटर का कवर करने में भी 2 सेकंड लग रहे हैं, उससे अगले वाले 50 मीटर में भी 2 सेकंड ही लग रहे हैं, उससे अगले वाले में भी 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्मिटी से चल रहा है, मतलब उसको हर डिस्टेंस इक्वल टाइम में ही कवर करना है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल ही टाइम होना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहेंगे? देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर करे, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे। कैसे? देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में जो कार है वो आपकी मूव कर रही है, वो अनइक्वल डिस्टेंस है, 50 मीटर, 100 मीटर या 150 मीटर, फिर यहाँ 50 मीटर है ना, लेकिन जो इसको टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। यहाँ पर पहले केस में 50 मीटर कवर किया है, अगले वाले में इसने 100 मीटर कवर किया है, उससे अगले वाले में 150 मीटर कवर किया है और लास्ट में उसने 50 मीटर कवर किया है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम हर एक केस में सेम है, 2 सेकंड फर्स्ट केस में, 2 सेकंड ही दूसरे केस में, थर्ड केस में भी 2 सेकंड ही है और लास्ट वाले केस में भी 2 सेकंड ही है। इसका मतलब उसने अनइक्वल डिस्टेंस है, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और 50 मीटर, सभी डिस्टेंस उसने एक ही टाइम में कवर किया, 2 सेकंड में। इसका मतलब स्पीड तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगी जब इसको कम डिस्टेंस कवर करना है 2 सेकंड में, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ और भी ज़्यादा डिस्टेंस है जो सेम टाइम में कवर करना है। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग टाइम में, सॉरी सेम टाइम में और अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगा तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे सेकंड केस को ले लीजिए, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस ले लीजिए। यहाँ पर भी ये जो कार है वो मूव कर रही है, वो यहाँ पर देखिए इक्वल डिस्टेंस है ना, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, इक्वल है, बट टाइम जो है वो अलग अलग लग रहा है, तो टाइम भी अलग हो गया। तो यहाँ पर पहले केस में भी 50 मीटर है, अगले में भी 50 मीटर है, उससे अगले में भी 50 मीटर है और इस वाले केस में भी 50 मीटर है। और इस वाले केस में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, मान लेते हैं कि 2 सेकेंड, इसमें लग रहे हैं इसको 5 सेकेंड, इसको लग रहे हैं 3 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस बट डिफरेंट टाइम, इक्वल डिस्टेंस बट डिफरेंट टाइम। तो ये भी एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन ये कब होता? अगर डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए और टाइम भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। बट यहाँ पर अगर या तो डिस्टेंस अलग हो जाए या टाइम अलग हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें भी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे स्केलर और वेक्टर, ये क्या होती हैं ये भी हम इस चैप्टर में देखते हैं। कि स्केलर हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपको 50 मीटर जाना है, तो ये चीज जो है 50 मीटर, ये आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है 50 मीटर। आप देखोगे सर ने बोल तो दिया 50 मीटर, पर किधर जाना है ये मैंने नहीं बताया। तो इस तरीके की वैल्यू जिसमें सिर्फ आपको वैल्यू गिवन हो, आपको डायरेक्शन ना दी जाए, तो वो चीज़ स्केलर में आती है। जैसे कि डिस्टेंस होती है, स्पीड होती है, ये सारी स्केलर में आती हैं। वाइल अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 मीटर आपको जाना है और नॉर्थ की तरफ जाना है, तो मतलब मैंने आपको डायरेक्शन भी दे दी कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये चीज़ें कहलाती हैं वेक्टर। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, वो हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि स्केलर हम किसे बोलेंगे और वेक्टर किसे बोलेंगे। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, पर डायरेक्शन भी गिवन होगी। मतलब हम स्केलर को भी वेक्टर बना सकते हैं और स्केलर में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसमें डायरेक्शन हम ऐड करते हैं तो ये भी वेक्टर में चली जाएगी, तो मतलब हम स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि हम हायर क्लासेस में एक और क्वांटिटी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसर, बट हम यहाँ उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देती है। वो दोनों का मिक्स ही है, तो वो हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको थोड़ा भी इससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। और जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि जो और भी स्टूडेंट है वो भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच।